गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को याद हो कि कल मैंने आप लोगों को डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया। कल की क्लास में हम लोगों ने टॉपिक लिया था कि इफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन इट्स मैच्योरिटी डेट, इट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी एक्सेप्टर है, जिस पार्टी से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था, अगर वो पार्टी ड्यू डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से मना कर दे तो उसे हम डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक प्रॉब्लम और आती थी नोटिंग चार्जेस के रिगार्डिंग। मैंने बताया था कि देखो जैसे कोई पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने से मना करती है तो हम उस पार्टी के ऊपर केस करके उससे अपना पैसा वसूल करें, लेकिन वास्तव में ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हुआ है, वास्तव में उस पार्टी ने पेमेंट करने से मना किया था। इसको प्रूव करने के लिए हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी नोटरी पब्लिक से, लॉयर से अटेस्टेड करवाते हैं, जिसके लिए उस नोटरी पब्लिक को, उस लॉयर को कुछ पैसा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज। नोटरी पब्लिक को उसकी सर्विस के बदले में जो कमीशन, जो अमाउंट पे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्जेस ठीक है, एक बार पे हम करते हैं, हम अपने पास से पेमेंट करते हैं, बट इट इज टू बी चार्ज फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ बिल। भाई वाई ने हमें बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, उसने ड्यू डेट पे पेमेंट करने से मना किया, हमने जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज को नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाया, उसको पेमेंट की। नोटिंग चार्जेस पे हम करके आ रहे हैं, लेकिन वसूल हम किससे करेंगे? वाई से, क्योंकि ये उसके फॉल्ट की वजह से हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल मैंने इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको डिटेल में डिस्कस किए थे, बताए थे। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए डियर, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ऑन 1st of January 2020 X sold goods to Y for rupees 20,000 less 2% कैश डिस्काउंट। देखो X ने Y को 20,000 रुपीस की गुड सेल आउट की, जिसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट तब अलाउड किया जाता है व्हेन द पेमेंट इज इन कैश, जब पेमेंट कैश में। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई वाई पेमेंट कैश में कर रहा है या नहीं कर रहा, या कितनी कर रहा है, किस पेमेंट पे हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। तो इसने कहा कि भाई वाई पेड 50% प्राइस इमीडिएट। वाई ने 50% अमाउंट हमें इमीडिएटली पे कर दिया, उसी टाइम पे कर दिया। एंड एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई फॉर 2 months फॉर द बैलेंस, और एक्स ने वाई के ऊपर बाकी के अमाउंट के लिए, बैलेंस अमाउंट के लिए 2 months का बिल लिखा। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। इस बिल को वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड एक्स पेड 100 रुपीस एज नोटिंग चार्ज। देखो ये कह रहे हैं कि ड्यू डेट के ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया और एक्स ने उसके ऊपर 100 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे किया। वाई पेड द अमाउंट ड्यू टू एक्स बाय चेक आफ्टर 10 days। देखो ये कह रहा है कि वाई ने एक्स को दिए जाने वाला अमाउंट 10 डेज के बाद चेक से पे कर। पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज की बुक्स में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज की। देखो बेटा, दोनों पार्टीज की बुक्स में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल, तो जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्स। इन बुक्स ऑफ एक्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ये फॉर्मेट तो आप बना ही लेंगे, लिख लेंगे इसे। देखो सबसे पहले 1st of January 2020 को x ने y को 20,000 की गुड सेल आउट की। देखो x y को 20,000 की गुड सेल आउट कर रहा है, जिसके ऊपर कंडीशन थी कि 2% का कैश डिस्काउंट होगा। लेकिन कैश डिस्काउंट उस पेमेंट पे दिया जाता है जो वो बंदा हमें कैश में देने के लिए तैयार है। आगे इसने कहा था कि भाई x ने 50% अमाउंट हमें इमीडिएटली पे कर दिया। इसका मतलब 20,000 में से 50%, 10,000 वो कैश में देने के लिए तैयार है।
अब अगर वो 10,000 रुपीस की पेमेंट कैश में देगा तो आप इस 10,000 रुपीस के ऊपर ही उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे। कितना? 2%। 10,000 का 2% 200 रुपीस का डिस्काउंट हो जाएगा। 200 रुपीस का डिस्काउंट काट के आपको कितने की पेमेंट मिलेगी? 9800। और बाकी जो 10,000 का सामान था वो उसने उधार में खरीदा। भाई 10,000 की गुड्स एक्स वाई ने क्रेडिट में खरीदी, बाकी 10,000 का सामान वो कैश में खरीद रहा था, जिसके ऊपर हम 200 रुपीस का क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे दो एंट्री बनाना चाहो, दो एंट्री बना लो। पहले वाई को गुड सेल आउट करो, फिर उससे 10,000 रुपीस की रिकवरी करो, और या फिर अगर एक सिंगल एंट्री करना चाहते हो तो सिंगल एंट्री से भी काम चल जाएगा। 9800 रुपीस तो बंदे से कैश में ले लो, 200 का आप उसको डिस्काउंट अलाउड कर दो। 10,000 की गुड्स आपने क्रेडिट में बेची है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो, या तो बुक्स के अकॉर्डिंग चलो कि भाई पहले तो वाई को 20,000 की गुड्स सेल आउट करो 1 जनवरी को, क्या एंट्री हो जाएगी? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू वाई। बेटा नरेशन भी अब आप लोग लिख लेना, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा बेटर है। जो नई एंट्री होंगी उनकी नरेशन में आपको बताई दूंगा। गुड सोल्ड टू वाई, वाई को गुड सेल आउट। इमीडिएटली वाई से 50% पैसा मिल रहा है, यानी कि 10,000 रुपीस की पेमेंट। जो 10,000 रुपीस वो पे करने के लिए एग्री है, उसके ऊपर हम उसको 2% का क्या देंगे? डिस्काउंट, यानी कि 200 काट के आपके पास कितना पैसा आएगा? 9800। जर्नल वाले चैप्टर में आप इस एंट्री को कैश के थ्रू करते थे, यहाँ पे मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में आप ये एंट्री बैंक के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैश से भी कर सकते हैं, आप बैंक से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों को ये दिया जाता था मशीन परचेज फॉर 20,000, तो उसमें सारी एंट्री हम लोग बैंकों के थ्रू कर रहे थे। यहाँ पे भी बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसमें ये कह रहे हैं कैश में उसने पेमेंट की तो कैश में कर लो, तो एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, 200 रुपीस का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई। कैश कितना मिलेगा? 9800, डिस्काउंट कितने का होगा? 200 का, वाई का हिसाब कितने से क्लियर? 10,000। यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट रिसीव फ्रॉम वाई एंड डिस्काउंट अलाउड, पेमेंट रिसीव फ्रॉम वाई एंड डिस्काउंट अलाउड। भाई वाई से हमने पेमेंट ले ली और वाई को क्या दिया गया? डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो उसका 10,000 का हिसाब क्लियर हुआ था, बाकी बच गए वाई की तरफ 10,000 रुपीस की पेमेंट। उसके लिए हमने वाई से एक एक्सेप्टेंस रिसीव करी, बाकी जो 10,000 रुपीस बचते थे उसके लिए 1 जनवरी को ही वाई से एक्सेप्टेंस ली, तो क्या एंट्री होगी? पीआर अकाउंट डेबिट। अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने की? 10,000 रुपीस। एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम वाई, वाई से क्या मिल गई? एक्सेप्टेंस मिल गई। ठीक है। अब देखो वाई से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद अब एक्स ने उस एक्सेप्टेंस का क्या क्या कुछ नहीं बता रखा था, केवल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया और एक्स पेड 100 एज नोटिंग चार्ज। इसका मतलब एक्स ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा। मैच्योरिटी डेट पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाई के सामने प्रेजेंट किया, जिसने पेमेंट करने से मना कर दिया, और एक्स ने उसके ऊपर 100 रुपीस नोटिंग चार्जेस भी दी। अब आप देखो कि जैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा, हम वाई को दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे।
भाई जब ये बिल डिसऑनर्ड होगा तो हम भाई को तुम्हारा पैसा मांगेंगे कितना 10,000 तो ये और 100 नोटिंग चार्ज वाई से हमें 10,100 लेने 10,000 रुपीज तो बीआर के और 100 रुपीज नोटिंग चार्ज जिसकी पेमेंट हमने कैश में की है हमारे पास से क्या गया है कैश हम उसको नोटिंग चार्ज नहीं दिखाएंगे नोटिंग चार्ज तो वाई दिखाएगा हम तो उसको किस नाम से दिखाएंगे कैश के नाम से तो यहाँ पे जब बिल डिसऑनर्ड होगा ड्यू डेट कब आएगी 1 जनवरी से कितने मंथ के लिए था बेटा ये बिल 2 मंथ्स के लिए फरवरी मार्च 1 मार्च 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 मार्च को ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी वाई के दोबारा पैसा मांगेंगे एंट्री बनेगी वाई डेबिट टू पीआर अकाउंट और टू कैश अकाउंट वाई से कितना पैसा लेना है 10,100 पीआर कितने का हो गया 10,000 कैश हमारे पास से कितना जा रहा है 100 बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी भाई मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया डिसऑनर्ड ठीक है फिर आगे इसने कहा कि भाई why paid the amount due to X by check after 10 days भाई जैसे आज तो Y ने पेमेंट की नहीं आज तो ये बिल डिसऑनर्ड हो गया इसके 10 डेज के बाद जस्ट आफ्टर 10 डेज Y ने इसकी पेमेंट चेक से कर भाई हमें Y से 10,100 रुपीस लेने थे जिसकी पेमेंट Y ने आफ्टर 10 डेज हमें चेक से की तो जब 10 दिन के बाद वो पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगी 10 डेज बाद यानी कि 14 मार्च को 14 मार्च को Y से पेमेंट मिल रही है क्या एंट्री करेंगे पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू Y अब पेमेंट किससे मिलेगी Y से कितने की 10,100 या नरेशन लिख देना पेमेंट रिसीव फ्रॉम Y से क्या मिल गई पेमेंट ठीक है बेटा ये तो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ एक्स अब बात करते हैं इन बुक्स ऑफ Y इन बुक्स ऑफ Y डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख लेना देखो बेटा Y की बुक्स में क्या एंट्री होगी सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपने डबल एंट्री बनाई है तो यहाँ पे भी 2 एंट्री बनाओ सबसे पहले ये कह रहा था X और गुड्स टू Y भाई X ने Y को गुड्स सेल आउट किया यानी कि Y परचेज गुड्स फ्रॉम X अगर हम Y के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कहेंगे कि Y परचेज गुड्स फ्रॉम X Y ने X से गुड्स खरीदे 2020 1 जनवरी Y एंट्री क्या करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू X परचेज अकाउंट डेबिट टू X कितने की गुड्स खरीदी जा रही है 20,000 गुड्स परचेज फ्रॉम X फ्रॉम X ठीक है उसके बाद उसने X को 50% अमाउंट पे किया 10,000 जिस पे 200 का क्या मिल गया डिस्काउंट तो अब वो X को जब पेमेंट करेगा तो X तो हो गया रिसीवर डेबिट कैश जा रहा है क्रेडिट 200 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इनकम है इनकम को भी क्या करेंगे क्रेडिट तो एंट्री क्या बनेगी 1 जनवरी X डेबिट टू cash account and to discount received account to discount received X का हिसाब कितने से किया 10,000 कैश कितना पे किया जा रहा है 9,800 डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया 200 पेमेंट मेड टू X
एंड डिस्काउंट रिसीव, नरेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद x ने y के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया which was accepted by y। x ने y पे बिल लिखा जिसको y ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब y x को एक्सेप्टेंस दे रहा है, y x को क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस। कैंडी x तो हो गया रिसीवर, डेबिट। बिल्स पेबल आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। 1 जनवरी को ही आप एंट्री क्या करेंगे, x डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना पैसा, 10,000। एक्सेप्टेंस गिवन टू x, यहां पे लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू x। ठीक, अब x उस एक्सेप्टेंस का क्या करता है, y को तो इस बात से कोई मतलब नहीं। हाँ, ड्यू डेट के ऊपर y इस एक्सेप्टेंस का ट्रीटमेंट करेगा। अगर y पेमेंट कर देता उसी टाइम तो बात खत्म हो जाती, लेकिन ये कह रहा था कि ड्यू डेट के ऊपर y ने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा। जब ड्यू डेट के ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा तो x हमसे वापस पैसा मांगना स्टार्ट कर देगा। कितना, 10,000 रुपीज तो बीपी का और 100 रुपीज नोटिंग चार्ज। उसके लिए वो कैश था, इसके लिए वो क्या है, नोटिंग चार्ज। तो अब आप देखो कि ड्यू डेट के ऊपर 4 मार्च को ये बिल डिसऑनर्ड हुआ। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा, रिवर्स एंट्री करोगे, बीपी नाम की लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, एस नाम की लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बीपी अकाउंट डेबिट। अच्छा, 100 रुपीज नोटिंग चार्ज के भी देने, जो कि वाई के लिए एक्सपेंस है, जिसको वो क्या करेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू x। बीपी कितने का था, 10,000, नोटिंग चार्ज था 100, x को कितने पैसे देने, 10,001। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी या एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। भाई जो एक्सेप्टेंस आपने दी थी वो क्या हो गई, डिसऑनर्ड। ठीक है, अब इस एक्सेप्टेंस के डिसऑनर्ड होने के आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद y ने x को पेमेंट कर दी। यानी कि अब x हमारे 10,100 रुपीस मांगते था, जिसकी y ने चेक्स के थ्रू पेमेंट कर दी। तो जब हम y को पेमेंट करेंगे, सॉरी x को पेमेंट करेंगे, किस डेट को, 14 मार्च को। 14 मार्च को x को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, x इज ए रिसीवर, डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी, x डेबिट टू बैंक अकाउंट, x डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,100। कितना हो जाएगा, 10,100 पेमेंट मेड टू x। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है जर्नल इन केस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज को आप अपने पास रखते हैं तो उसके डिसऑनर्ड की रिगार्डिंग है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, डिसऑनर्ड के बाकी के केस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर दिया गया, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल या बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू करना, ये क्या होता है? देखिए, ये रिन्यूअल मींस न्यू वन इन प्लेस ऑफ ओल्ड, यानी कि पुराने की जगह नया, उसे रिन्यूअल कहते हैं। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक पार्टी है जिसके हम पैसा मांगते हैं और वो पार्टी हमें बिल ऑफ एक्सचेंज देती है।
मान लो एक्स नाम का हमारा कोई कस्टमर था, उसने हमसे 50,000 रुपीस की गुड्स परचेज करी और उसने हमें 50,000 रुपीस का एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है। अब क्या था कि वो पार्टी इस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड हमें प्रोवाइड करती है कि जैसे उस पार्टी ने कहा कि भाई आफ्टर 2 मंथ्स इस डेट को हम आपको पेमेंट करेंगे और उसने 2 मंथ का भी बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि भाई आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस किसी के साथ भी क्रिएट हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लो 2 मंथ के बाद जब ड्यू डेट आई या ड्यू डेट से कुछ समय पहले वो पार्टी हमारे पास आती है और वो पार्टी हमसे ये कहती है कि जी मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, आई एम नॉट कैपेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और मैच्योरिटी। मैं आपको मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे 1 मंथ का, 2 मंथ का, 15 डेज का जितना भी सही लगे उतना टाइम पीरियड और दे दो, ठीक है। उसने हमें क्लियर कह दिया कि जी मैं ड्यू डेट पे तो पेमेंट कर नहीं पाऊंगा, आप मुझे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड और, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई, दो ही बात, या तो भाई ड्यू डेट पे तो वो पेमेंट करेगा नहीं, उसने तो क्लियर कह दिया, तो ड्यू डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर्ड मान के आप उस पार्टी के ऊपर लीगल एक्शंस लो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपने किसी भी कस्टमर पे कोई लीगल एक्शंस ले लिया तो सोचो कि क्या वो बंदा फ्यूचर में आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा, नहीं करेगा, यानी कि आपका कस्टमर परमानेंटली लूज हो गया, खत्म हो गया आपके लिए। दूसरी बात, आज केस करते क्या कल आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता भाई। आपको इंडियन पेनल कोड में पता है किस तरीके के सिस्टम चलते हैं। आज अगर हम कोर्ट में केस भी करेंगे तो उसमें भी 2, 4, 6 महीने का टाइम पीरियड तो नॉर्मली लग जाएगा, ठीक है। तो केस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा बंदा है भाई, इसके पास देखो, अगर मान लो आज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 500 रुपीज उधार दे दो, कल ले लेना। आपने मुझे 500 रुपये उधार दे दी, लेकिन कल किसी वजह से मैं अपना पर्स भूल गया या पेमेंट नहीं लेकर आता, वट एवर द रीजन हो सकता है, बैंक क्लोज हो, वट एवर कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई परसों पेमेंट ले लेना, तो क्या आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि परसों का टाइम दे दो? अगर आपको ये लगता है कि बंदा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट में। भाई उसने कहा कि जी मैं आपको 3 मंथ बाद पेमेंट करूंगा, फिलहाल पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस किसी के साथ भी क्रिएट हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा चोर है, ये बंदा धोखा दे रहा है, तब तो आप उस पर केस कर लो। लेकिन अगर वो आपको एक सही कस्टमर लगता है, अगर आपको लगता है कि इस बंदे के साथ ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो उस केस में वी आर एग्री टू पे हिम, वी आर एग्री टू गिव हिम सम एडिशनल टाइम पीरियड। हम उस बंदे को कुछ एडिशनल टाइम पीरियड देने के लिए एग्री हो जाए, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात आती है कि भाई उसने हमें एक पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है जिसकी मैच्योरिटी डेट लेट्स सपोज 10th ऑफ जनवरी आ गई। उसने ये कह दिया कि 10th ऑफ जनवरी को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 3 मंथ का टाइम पीरियड और चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसको एडिशनल टाइम पीरियड देने के लिए एग्री हुए तो सबसे पहली बात तो ये जो पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 मंथ के बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। अगर 10th ऑफ जनवरी उसकी डेट लिखी गई है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो 10th ऑफ जनवरी को डिसऑनर्ड मान के विद इन 14 डेज आपको केस फाइल करना पड़ता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अगर आपने केस फाइल नहीं किया तो उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। कल को अगर मान लो आप सेम बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखे रखो, 3 मंथ के बाद उस पार्टी से पेमेंट लेने के लिए जाओ और 3 मंथ के बाद वो पेमेंट करने से मना कर दे, तो आप लीगल एक्शन भी नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो पुराना बिल था उसकी वैलिडिटी तो खत्म हो गई। इसलिए क्या होता है कि अगर आप सामने वाली पार्टी को टाइम पीरियड देना चाहते हो, if you are agree to give him some additional time period, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज इज टू बी कैंसल। भाई सबसे बड़ी बात है पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करो, कैंसिल करो, उस पार्टी से एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो, ठीक है, उस पार्टी से एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो, ठीक। तो इसका मतलब whenever the acceptor of bill of exchange wants some additional time period,
then the old bill of exchange is to be cancelled and a new bill of exchange is to be written on the party, which is called renewal of bill. रिन्यूअल मतलब पुराने को कैंसिल करके उसकी जगह नया इशू करना, ठीक। अच्छा, उसमें एक बात और आती है कि देखो जैसे हम उस पार्टी के 50,000 रुपीस मांगते थे, 10 जनवरी का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने दे रखा था, ड्यू डेट पे पेमेंट करने से मना कर रहा है कि पैसा नहीं दे पाऊंगा, नया बिल दे। तो जो हम एडिशनल टेम्पलेट उसको देंगे वो टेम्पलेट भी फ्री में नहीं देंगे, ऐसे ही नहीं देते। एडिशनल टेम्पलेट के लिए हम उस पार्टी से क्या लेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। भाई तुम हमसे 50,000 के ऊपर 3 मंथ का टेम्पलेट मांग रहे हो, तो इसके ऊपर 10%, 12%, 15% जो भी मार्केट कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग उस पार्टी पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, नया बिल अलोंग विद इंटरेस्ट लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, अलोंग विद इंटरेस्ट। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखो, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई मान लो हमें उस पार्टी से 50,000 रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हुआ, उस पार्टी ने कहा कि भाई 10 जनवरी को मैं आपको 50,000 रुपीस नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि 50 में से 20 तो अभी ले लो, भाई पार्टली पेमेंट आप मुझसे अभी ले लो, बाकी के लिए आप मुझसे नई एक्सेप्टेंस ले लो। तो अगर मान लो वो पार्टली पेमेंट देने के लिए तैयार है, पहले तो बिल को कर दो कैंसिल, अब वो जितना पैसा देने के लिए तैयार है वो पैसा तो ले लो उससे कैश में, बाकी के अमाउंट के लिए नई एक्सेप्टेंस ले लो अलोंग विद इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो देखो जब बिल को रिन्यूअल किया जाता है तो ड्रॉवर और ट्रॉवी, आपको पता है दो ही पार्टी है, ड्रॉवर और ट्रॉवी, दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होती है। तो देखो एक तरफ तो मैं लिखवा रहा हूं एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर और दूसरी तरफ लिखवा रहा हूं एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर। कन्वीनियंस के लिए इनको नोटेशन कर देते हैं, ये है x, ये है y, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जो पुराने कंडीशन है वो उनकी एंट्री तो सेम है, जैसे x ने y को गुड सेल आउट की, y टू सेम, फिर y से बिल ऑफ एक्सचेंज लिया br टू y, वो ट्रीटमेंट तो सेम है। हम लोग नई चीजों की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल करने के लिए तैयार है, तो उसमें क्या एंट्री होगी, पहले लिख रहे हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड एक्सेप्टेंस। बेटा अगर पुरानी एक्सेप्टेंस को कैंसिल किया जाए, सबसे पहले पुरानी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करवाएगा। भाई वाई ने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे 2 मंथ का टाइम पीरियड चाहिए, तो 2 मंथ का टाइम पीरियड देने के लिए हम पुरानी एक्सेप्टेंस क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या एंट्री होगी, देखो जब वाई से आपको बीआर मिला था तो आपने एंट्री क्या की थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। आज अगर उस एक्सेप्टेंस को कैंसिल करोगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, भाई एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वाई की दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करोगे और बीआर नाम की एसेट्स आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री होगी वाई डेबिट टू बीआर अकाउंट, वाई डेबिट टू बीआर अकाउंट, और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वो बिल्स पेबल को कैंसिल कर रहा है। बिल्स पेबल उसकी जो लायबिलिटी थी वो तो हो गई खत्म, उसको तो करो डेबिट, और एक्स नाम से लायबिलिटी जनरेट होगी, एक्स को क्या करोगे, क्रेडिट, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक। इसके बाद सेकंड एंट्री, अब आप देखो कि ये एक्सेप्टेंस तो आपने कर दी कैंसिल। अच्छा, अगली जो एंट्री मैं बता रहा हूँ वो कंडीशनल है, जरूरी नहीं होगी, हो सकती है। जैसे ये 50,000 की एक्सेप्टेंस कैंसिल हुई, अब वो बंदा हमें क्या कहता है कि भाई 10,000 रुपीस तो आप हमसे अभी ले लो और बाकी के लिए ले लो एक्सेप्टेंस। अगर वो पार्टी पार्टली पेमेंट, कुछ पेमेंट हमें तुरंत करे, एक पार्टली पेमेंट received from ड्रॉवर, यानी कि पार्टी। देखो बेटा अगर मान लो वो पार्टी कुछ पेमेंट हमें तुरंत करता है, कुछ पेमेंट कहते हैं जी इतना पैसा तो अभी ले लो,
तो जितना पैसा वो हमें तुरंत कर दे रहा है उसके लिए एंट्री पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे पैसा मिल रहा है y से, तो x उसके लिए एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू y। अच्छा y एंट्री क्या करेगा, वो पेमेंट कर रहा है, किसको कर रहा है x को, कुछ पैसा वो x को तुरंत दे रहे हैं, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा x तो रिसीवर हो गया, x डेबिट टू बैंक अकाउंट पार्टली पेमेंट मेड इन कैश इमीडिएट, कुछ पेमेंट हमने कैश में तुरंत कर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद वो हमें नई एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार है रिमेनिंग अमाउंट के लिए, लेकिन हम उस रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर जितना टाइम पीरियड उस पार्टी को अलाउड कर रहे हैं, मंथ 2 मंथ 15 डेज 20 डेज जो भी वो टाइम पीरियड मांग रहे हैं, उस टाइम पीरियड के लिए क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना इंटरेस्ट केवल रिमेनिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाएगा। अगर उसने 50,000 में से 20,000 तुरंत हमें पे कर दिया तो बाकी के कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 30,000, और वो भी उतने टाइम पीरियड के लिए जितना टाइम पीरियड हम उसको एक्स्ट्रा देने के लिए दिया। भाई नया बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो 1 मंथ के लिए दिया जा रहा है तो 1 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री होती है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर एडिशनल टाइम पीरियड। थर्ड एंट्री है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर एडिशनल टाइम। भाई हम उस पार्टी को कुछ एडिशनल टाइम पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एडिशनल टाइम पीरियड के लिए हम उस पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर हम एडिशनल टाइम पीरियड के लिए उस पार्टी से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, देखो इंटरेस्ट वो कैश में नहीं दे रहा, इंटरेस्ट हम उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं कि भाई 500 रुपए का इंटरेस्ट और दे रहे हैं। इंटरेस्ट एक्स के लिए क्या है, इनकम, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, और ये पैसा वाई से लेना है, यानी कि वाई हमारा क्या बनेगा, डेटर। हम उसके पैसा मांगेंगे तो वो हमारा डेटर बनेगा जो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, जिसको क्या करोगे, डेटर। तो जब वाई के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो हमारी एंट्री बनेगी वाई डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन वाई। और वाई की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, भाई वाई को एक्स को इंटरेस्ट देना है तो वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट वाई के लिए है एक्सपेंस, जिसको करेगा डेबिट, ये पैसा एक्स को देना है, एक्स को क्या करेगा, क्रेडिट। तो वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, वाई अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, इंटरेस्ट चार्ज बाय एक्स, एक्स ने इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा कि भाई अब वाई की तरफ जो भी पैसा ड्यू बनता है, जितना भी पैसा ड्यू बनता है, उस ड्यू अमाउंट के लिए हम वाई से क्या रिसीव करेंगे, एक्सेप्टेंस में। तो यहां पे नेक्स्ट आता है फॉर रिसीविंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम वाई, फॉर receiving acceptance from y। अब देखो y की तरफ जो भी अमाउंट ड्यू है, जितना भी पैसा बचा हुआ है, उस बचे हुए अमाउंट के लिए हम y के ऊपर एक्सेप्टेंस लिखेंगे और y से एक्सेप्टेंस यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेंगे। तो उसके लिए हमारी बुक में एंट्री क्या होगी, पीआर हमें मिल रहा है, पीआर अकाउंट डेबिट टू वाई। भाई वाई से नई एक्सेप्टेंस अगर हमें मिलेगी तो हम अपनी बुक्स में उसके रिगार्डिंग एंट्री करेंगे पीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, किसको दे रहा है, एक्स को, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स, एक्स को क्या दी गई, एक्सेप्टेंस। क्लियर है बेटा।
ठीक है। अच्छा, एक्सिस एक्सेप्टेंस का क्या करता है, वो ट्रीटमेंट बाकी का वही होगा कि भाई उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखता है, बैंक से डिस्काउंटेड करवाता है, एंडोर्स करता है, बाकी का ट्रीटमेंट आगे का वही। तो ये आपका रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि जब कोई पार्टी जब बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करके हमसे एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करता है। तो देखिए डियर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन 13 इसमें क्या कह रहे हैं, ऑन 1st of April 2016 Y accepted a bill drawn by X for 2 months for ₹50,000 in payment of debt। Y ने X के द्वारा लिखे गए ₹50,000 के बिल को एक्सेप्ट किया एक लोन के बदले में। इसका मतलब Y ने पहले कभी X से कोई पैसा उधार ले रखा, जिसके बदले में आज की डेट में Y X को एक ₹50,000 की एक्सेप्टेंस दे रहा है, पेबल आफ्टर 2 months। On the due date, bill is dishonored and X had to pay ₹200 as noting charge। ड्यू डेट के ऊपर बिल डिसऑनर्ड हो गया और X को उसके ऊपर ₹200 का नोटिंग चार्ज देना पड़ा। On 4th of June 2016, Y requested X to draw a new bill for the amount due। भाई Y ने X से रिक्वेस्ट की कि आप एक नया बिल लिख दो ड्यू अमाउंट के लिए। X agreed to draw a new bill for 73 days but he charged 18% per annum interest in cash। लेकिन उसने 18% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट कैश में ले लिया। This bill is duly met on maturity। इस बिल की मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट हो गई। पास जर्नल इन बुक्स ऑफ X एंड Y, X और Y दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्री करो। सबसे पहले जर्नल इन बुक्स ऑफ X। जर्नल इन बुक्स ऑफ X। बेटा सबसे पहले X की बुक्स में एंट्री करो। देखो डियर, इसमें ये कह रहा है कि X और इसमें गुड्स परचेज या सेल कुछ नहीं है, सीधा इसमें कहा गया था कि Y एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय X। Y ने X के द्वारा लिखे गए बिल को एक्सेप्ट कर लिया। फॉर्मेट आप लोग बना लेना, हम सीधा लिख रहे हैं Y ने X के द्वारा लिखे गए बिल को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब सबसे पहले X को Y से एक्सेप्टेंस मिलती है। किस डेट को, डेट क्या दी गई थी बेटा, 2016 1st of April 2016 1st of April। X को Y से एक्सेप्टेंस मिल रही है, X एंट्री करेगा PR अकाउंट डेबिट टू Y 50,000 रुपीज। यहां पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम Y। Y से क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ड्यू डेट के ऊपर ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई और X को उसके ऊपर 200 रुपीस का नोटिंग चार्ज देना पड़ा। X को उसके ऊपर क्या देना पड़ा, 200 का नोटिंग चार्ज। देखो जब ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी, वापस Y के पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे। कितना, 50,200। 50,000 रुपीस तो BR के और 200 कैश। इसके पास से तो कैश है, नोटिंग चार्ज तो वो दिखाएगा, ये तो क्या दिखाएगा, कैश। तो यहाँ पे ड्यू डेट के ऊपर 1st of April से ड्यू डेट काउंट करो, मई जून, 1st of जून और 3 डेज ग्रेस पीरियड के 4th of जून। 4th of जून को ये एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड होगी, जिसके ऊपर X ने 200 नोटिंग चार्ज की भी दी है। तो एंट्री क्या होगी, Y डेबिट टू PR अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। Y से कितना पैसा लेना है, 50,200। 50,000 रुपीज BR के और 200 रुपीज कैश। यहां पे लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। ठीक है, उसके बाद
अब ये कह रहे हैं कि 4 जून को वाई ने रिक्वेस्ट की कि एक नया बिल, एक्स इस बात के लिए एग्री हो गया, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 18% पर एनम, और वो भी कैश में। पहले तो देखो इंटरेस्ट बनेगा कितना। भाई आज की डेट में हम वाई के 50,200 रुपीज मांगते हैं। अच्छा, इस 50,200 में से तो वो बंदा 1 पैसा भी कैश में नहीं दे रहा, पूरे के पूरे उधार में चल रहे। अब इस अमाउंट के ऊपर हम उस पे 18% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और कितने दिन का? अब इस क्वेश्चन में डेज दे रखे हैं, जैसे मंथ देता 2 मंथ, तो 2/12। अगर डेज दे रखा है तो जितने डेज का 10 पीरियड मांग रहा है डिवाइडेड बाय 365, तो वो हमसे कितना 10 पीरियड मांग रहा है? 73 डेज का। 73 डिवाइडेड बाय 365, सॉल्व करो कितना आएगा? 5 9036 को 5 से डिवाइड कर लो, 1807.2, 1807 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, 1807 रुपये 20 पैसा। 20 पैसा को हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब कि राउंड ऑफ अमाउंट कर लो, या तो 1807 रुपीज कर लो या 1808, क्योंकि 50 पैसा से कम है 1807। 1807 रुपये का हम उस पार्टी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट। अच्छा, अगर वो इंटरेस्ट उधार में होता तब तो एंट्री करते वाई से पैसा लेने, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन क्योंकि वो बंदा ये पैसा हमें कैश में दे रहा है, ये पैसा हमें कैश में दे रहा है, तो सीधी सी एंट्री कर सकते हो, कैश आ रहा है, कैश को कर दो डेबिट, इंटरेस्ट उससे लेना है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, कर दो क्रेडिट। या दो एंट्री करो, पहले तो वाई की तरफ इंटरेस्ट ड्यू करो, वाई टू इंटरेस्ट, और फिर वाई से पैसा लो, कैश टू वाई। या सीधी एंट्री भी कर सकते हो यहां पे 4 जून को, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा उसने कैश में दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1807। यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, amount of interest received in cash। भाई जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो पैसा आपने कैश में रिसीव करना, ठीक, इंटरेस्ट मिल गया। अब कितने पैसे और बच रहे हैं? 50,200। 50,200 की वो पार्टी हमें क्या दे रही है? नई एक्सेप्टेंस दे रही है। तो हमें वाई से नई एक्सेप्टेंस मिलेगी 4 जून को, 4 जून को। वाई से एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्या एंट्री करेंगे? पीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने की? 50,200। यहां पे लिखेंगे न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव, भाई नई एक्सेप्टेंस रिसीव की गई, ठीक है। अब नई एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ये कह रहा था कि दिस बिल इज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, भाई एक्स ने इस बिल को अपने पास रखा और ड्यू डेट के ऊपर इसकी पेमेंट होगी। अब आप देखो, पहले तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 73 डेज के लिए था ये बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 जून के बाद 73 डेज ऐड करो, 26 डेज तो बच गए जून के, 31 डेज बच गए जुलाई के, 57 टोटल है 73। 73 में से 57 चले गए, 16 बचे, तो 16 डेज कहाँ के लिए जाएंगे? अगस्त के, 16 अगस्त, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के, 19 अगस्त। तो इसका मतलब 19 अगस्त को इस बिल की पेमेंट होगी। तो इसका जब पैसा रिसीव होगा तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पीआर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीआर अकाउंट, कितना अमाउंट? 50,200, पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सेप्टेंस या बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। ये तो वे इन बुक्स ऑफ एक्स। अब बात करो इन बुक्स ऑफ वाई। देखो बेटा, अगर एक्स की बुक्स में ड्रॉवर की बुक्स की एंट्री आपको आती है तो ड्रॉवर की तो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इनसे अपोजिट करते जाओ। देखो वाई की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सबसे पहले वो एक्स को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, फिर वो बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गया, क्या एंट्री होगी? बीपी अकाउंट डेबिट
नॉट इन चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स। फिर इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में की, इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर नई एक्सेप्टेंस दी गई y को, x को, x अकाउंट डेबिट टू बीपी, ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो y की बुक्स की एंट्री आप खुद करेंगे। ओके डियर, आज के लिए इतना ही कीजिए, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।